नमस्कार, आदाब। मैं अर्जुन आपका JKC न्यूज़ में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो भलेसा की नहीं बल्कि हमारे खित्ते चनाब के अंदर जिन्होंने अपना एक नाम किया सामाजिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से भी, और बाकी जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनके माध्यम से हो या लोगों की सेवा के माध्यम से वो हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहें। तो मेरे साथ हैं एजुकेशनल एनवायरमेंटल सोशल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी के चेयरमैन अयूब जरगर साहब। तो मैं इनसे बात करूंगा आज एक मुलाकात में। सर, हम आप सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल JKC में। थैंक यू अर्जुन जी, और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला और हमारी बात लोगों तक पहुंचाने का एक मौका दे दिया। अयूब साहब, आपसे हम बहुत सारी कोशिश करेंगे जानने की, क्योंकि हम आपके स्टूडेंट भी रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं जब बचपन से ही या जब से हम होश में आए तो आपने जिस प्रकार के काम भलीस के अंदर ख़ास करके किए, मैं भलीस ही नहीं कहूँगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस प्रकार से आपने एजुकेशन पे हो, सोशल वर्क हो, स्पोर्ट्स पे हो, कल्चरल हमारी संस्कृति हो, उसके बचाने के लिए जो आपने काम किए, तो कहीं ना कहीं इस वक्त में जो आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में शायद वो चीज़ें कम होती जा रही हैं या बहुत सारी NGOs आगे निखर करके आ रही हैं, और बहुत सारी NGOs में ऐसी भी देख रहा हूँ जो दिखावे मात्र के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। लेकिन आपका काम मैं देख रहा हूँ कि मैं इस एल्बम के माध्यम से देख रहा था कि बहुत सालों से इसमें आपने फ़ोटो संजो करके रखे हुए अपने कामों के। मुझे पहली बार ये देखने को मिला और बहुत अच्छा लगा। आप थोड़ा मुझे बताएं कि ये जो ट्रस्ट है इसको आपने कब से चलाना शुरू किया और क्या सोच करके आपने शुरू किया था इसको, जब आपने ये शुरू किया था? सर देखिए अर्जुन जी, मैं रजौरी कॉलेज में अधाक पर लेक्चरर था। तो वो कहते हैं ना, कभी आदमी अपने स्टूडेंट से भी सीखता है। अब चीज़ों को हम कोई छुपाएं, जब आप किसी छोटे आदमी से अगर कोई वो बात सीखें तो मुझे लगता है कि अगर हमारे स्टूडेंट भी हों तो वो भी उस्ताद ही होते हैं। तो मैं रजौरी में था तो मेरा एक स्टूडेंट था राजू खजूरिया, वो बहुत बड़ी NGO आज चला रहे हैं पीर पंचाल में। तो वो मेरे पास ट्यूशन करने आते थे। तो एक दिन उसने मुझे कहा कि सर हमारा कोई प्रोग्राम है, वो नेहरू युवा केंद्रीय का वो यूथ क्लब के नाम से वो चलाते थे। तो उन्हें कहा सर आप हमारे प्रोग्राम में आ जाए। उन्हें आर्मी के साथ मिल करके कोई प्रोग्राम शुरू किया था। तो मैंने कहा ठीक है, हम आ जाते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। फिर उन्होंने मुझे दफ्तर में भी लिया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, मुझे आप बताओ। कहता सर ये ऐसे 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 हो। ठीक है। उसके बाद जब हम एज ए टीचर अपॉइंट हुए तो मैंने दिल में एक ठान ली। मैंने कहा हमारा इलाका जो है बहुत बैकवर्ड इलाका है, और कहीं न कहीं अगर हमने बॉटनी में MSc किया हुआ है तो माहौलियात के साथ, एजुकेशन के साथ आने वाली नस्लों को हम जोड़ दें और एक ऐसा सोशल प्लेटफार्म दे दें कि जहां वो अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा सकें, और एक वो डोमेस्टिक लीडरशिप हम क्रिएट कर रहे हैं अपने एरिया के अंदर। तो फिर हमने एजुकेशनल एनवायरनमेंटल सोशल स्पोर्ट कल्चरल सोसाइटी के नाम से ये कब शुरू किया आपने? ये तो आइडिया हमने 1995 से हम शुरू किया और 97 में हमारी रजिस्ट्रेशन हुई। तो हमारे साथी मिले जिनमें आपने देखा होगा महबूब साहब, हमारे जमात साहब, और भी बहुत सारे साथी, हमारे लेखराज जी, सलाहुद्दीन साहब, मरहूम अशरफ साहब, और हमारे ज़फ़र साहब जो अभी रिटायर हुए एज ए रेंज ऑफिसर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ थे। तो उस वक़्त पूरा इलाका जो था, आपको पता है 95-97 में भलेस के हालात क्या थे, स्कूल जले हुए थे, एक टर्माइल पीरियड चल रहा था पूरे। तो कहीं ने हमने सोचा कि हम बच्चों को एजुकेशन की तरफ लाएं, खेल की तरफ लाएं और अपने माहौलियात और कल्चर को बचा लें उन हालात में जहाँ के, आपको मैं ये बता दूंगा कि पूरा गन कल्चर था, चाहे वो किसी साइड से भी था, लेकिन उसमें काम करना, स्कूल जले हुए थे। और उस वक्त आपका कहने का मतलब है कि मिलिटेंसी के दौर में, क्योंकि 90 के दशक में हमारे यहाँ भलेस में डिस्ट्रिक्ट रोड मिलिटेंसी बहुत अधिक थी यहाँ पर,
उस वक्त भी आपका काम यहाँ पर रहा, तो डर नहीं लगता था उस वक्त काम करते हुए या कहीं जाते थे? किस प्रकार से हैंडल करते थे आप? नहीं, डर तो था, क्योंकि जब हमने वो अपना मैनिफेस्टो बनाया एनजीओ का, तो वो तो उनके पास भी पहुंचा। क्योंकि स्कूल का आपने कहा कि स्कूल जलाना, तो कहीं ना कहीं एक टारगेट तो हुआ करता होगा कि एजुकेशन के क्षेत्र में लोग ना आए, ऐसे काम ना करें, इसलिए तो स्कूल जलाए जा रहे थे। तो फिर उसके बीच में काम करना, वो एक मतलब एक फोर्स थी। मतलब मैं आपको क्लियर कहूँगा कि मैं मुसलमान हूँ, तो इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप इंस्टीट्यूशन को जलाओ, क्योंकि इकरा पढ़ना तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हर एक इंसान के लिए। तो किस फोर्स से वो जलाए गए हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एजुकेशन काफ़ी इफ़ेक्ट रहा उस वक़्त। तो हमने सोचा कि चाहे पत्थर के ऊपर या दरख्त के नीचे, उन लोगों ने, उस वक़्त के उस्ताद कराम ने और हमने मिलजुल करके काम किया और पूरे अच्छे तरीके से काम किया। और डर तो लगता था, तो मैं आपको कह रहा था, तो मैनिफेस्टो उनके पास पहुंचा गया, उन्होंने पढ़ा उसको। तो ये एक समाजी संस्था थी जिसको मतलब ना तो किसी मज़हब के साथ जोड़ा गया था हमने, ना सियासत के साथ। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी नीयत साफ़ हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई मतलब मुश्किलात आ जाएंगी। गोया कि हमें हिंड्रेंसेस तो थी प्रोग्राम करने में, लेकिन हमारी नीयत साफ़ थी कि लोगों को जस्टिस मिले, हमारे इलाके में बच्चे जो हैं वो पढ़ें और तालीम से रोशनास हो जाएं। पहला फोकस हमारा यही था। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्वायरमेंट का कंसेप्ट क्या था। हमारे यहाँ जंगलात बेतहाशा कटे जा रहे थे, और फिर जब जंगल क्लियर होता था तो रीजनरेशन के लिए भी लोग तैयार, मतलब जब रीजनरेशन आती थी उसको जला देते थे। तो हमने लोगों के अंदर जा कर के जागृति डाली कि भाई जंगलात हमें किस तरीके से हमारे फ़ायदेमंद है। अगर मैं आपको इन्वायरमेंट के बारे में ही बता दूं कि कितना काम किया है हमारी सोसाइटी ने, तो इस पर बहुत टाइम लगेगा। अलबत्ता मैं आपको बताऊंगा कि 98 में एक थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक 5-6 नुकाती फॉरेस्ट प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाया, जिसमें उस वक़्त हमारे प्रिंसिपल चीफ जो थे पटनायक साहब थे, तो हम जवान थे। तो जब उनके पास हम वो 5-6 नुकाती प्रोग्राम लेकर के गए, और अर्जुन जी आप हैरान हो जाएंगे कि हमने उस वक़्त फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटियाँ बनाई, जो कि सरकारें अब बना रही। हाँ, तो उन्होंने जब ये देखा कि लोगों को, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है किसमें, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में, एक सोशल डिफेंस का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी कमेटियों ने काम किया भी। दरख्त तब से हम लगा रहे हैं, लोगों को फ्री भी दे रहे हैं, लेकिन हमारा काम तो लोगों को सिर्फ बताना है। और फिर आप यकीन नहीं करेंगे कि जब इतनी लोग कहने लगे भाई हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, आप कहते हो जंगल बचाओ। और अर्जुन, आप आई थिंक आप 8वीं या 9वीं क्लास में तब थे मेरे सामने। आपको मैं ये बताऊंगा कि हर साल भलेस में सिर्फ बालन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम 20,000 दरख्त कटते थे सिर्फ बालन के लिए, ईयरली, वो भी देवदार और कायल के। और उस समय मुझे याद है कि जब हम थलोरन के अंदर गए थे कमेटी बनाने, तो हमें कहा जाता था, या उधर हम गए थे आपके ध्रौड़ी में, तो हमें कहा जाता है ये जंगलात के मुखबिर आगे जो पथराव होता था, हमें किसी ने कोई बैठने के लिए जगह नहीं देते थे। तो हमने देखा कि भाई बात तो सही है, लेकिन इसका एक ही था, जब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लोगों को मिल जाए तो फिर उस पर काम करना। हम डीसी साहब के पास गए, तो पटनायक साहब ने, अभी भी मेरे पास वो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया हुआ है, पूरा फील्ड फंक्शनरीज़ को अलर्ट किया था कि इनके एक्सपर्टाइज़ को इस्तेमाल करो। आज आपको बताया जंगलात कमेटियाँ बनी हैं, और अभी आपने देखा पीछे पंचायत लेवल पर बायोडाइवर्सिटी कमेटियाँ बनाई। जी, मुझे बस आपसे यही कि बड़ा खेद है कि जिस प्रकार से ये कमेटियाँ बनाई गई, कमेटी में लोग रखे गए। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं, ख़ास करके इस सब्जेक्ट से आप ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत सारे लोग कमेटी में ऐसे शामिल किए गए जिन्हें नॉलेज नहीं है इसके बारे में, और
कम से कम सरकार को भी एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए था कि पढ़े लिखे लोगों को ऐसी इसमें संस्थाओं में लाया जाता है। कि मैं संस्था इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पे लोगों को जोड़ा गया था। लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसी शिकायतें भी सुनी कि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ भी पॉलिटिक्स खेली और स्मगलर्स लोगों को ही इसमें शामिल किया। तो ये आप कहाँ तक अच्छा आपको ठीक लगता है? जो बात आपने आज से 15 साल पहले सोची वो आज सरकार कर भी रही है, लेकिन उसका माध्यम आपको सही लगता है या नहीं? देखिए, मैं खुश हूँ अर्जुन जी कि कमेटियाँ बनी, ये हमारा कंसेप्ट है और इम्प्लीमेंट हो रहा है। इतना ही नहीं, इन्वायरमेंट में आपको बताऊंगा कितना काम हुआ है, शायद आप यकीन नहीं करेंगे। जब आप पढ़ते थे तो हर नोटबुक पर अगर हीरो और हीरोइन का फ़ोटो होता था तो बिकती थी, वरना नहीं बिकती थी। आज कोई भी नोटबुक आप ले लें, कोई भी नोटबुक आप ले लें, उस पर इन्वायरमेंट मैसेज लिखा होगा और कहीं भी हीरो और हीरोइन का फ़ोटो नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात तो है। आज ये हमारे दौर की बात है और ये सच बात है कि हमें भी, या क्योंकि इस प्रकार से चीज़ें होती थी तो हम भी उसी प्रकार की किताबें लेते थे, क्योंकि किताबें बाज़ार में मिलती नहीं थी उस वक्त, वैसी ही मिलती तो हमें तो लेनी पड़ती थी। लेकिन है कहीं ना कहीं आप लोगों का योगदान। सर, इन्वायरमेंट के बाद मैं जी आपको ये बताऊंगा, जो कमेटियों की बात की, हमें खुशी है कमेटियाँ बनी, क्योंकि अगर आप ग्रास रूट लेवल पर पंचायती इंस्टीट्यूशन को आप इन्वॉल्व करते हो तो ये तो अच्छी बात है। पंचायतें हमारी हैं, लोग भी हमारे हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे हैं। हमने सरकार को इसलिए नहीं कहा, होना तो ये चाहिए था कि सरकार को पता होना चाहिए था, यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव को पता है कि फ़लानी NGO 95 से इन्वायरमेंट पर काम कर रही है, तो हम उसके एक्सपर्टाइज़ को इस्तेमाल कर लें। हमारा मौक़िफ़ ये था कि जो लोग एट द फ्रिंजेस ऑफ फॉरेस्ट रहते हैं, फॉरेस्ट के दहाने पर रहते हैं, उनका योगदान फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में ज़्यादा है। अब जैसे मिसाल हम ले लेते हैं, आपके ग्वाड़ी में जो बेना बस स्टैंड का जो बंदा है और जंगल नीली में है या ढोसा भरथी के फ्रिंजेस में है, तो ये वाला वहाँ क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी मैं आपको बताऊँगा कि इन्होंने बायोडाइवर्सिटी कमेटियाँ भी बनाई। अब बायोडाइवर्सिटी कमेटी में अगर आप एक अनपढ़ आदमी को रखेंगे, जिसको खुद ही आज बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता है कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, नहीं पता है जी, बिल्कुल। इतना आप पढ़े लिखे हैं। एक वक्त था जब कहते थे जंगल बचाओ, आज वो कंसेप्ट ख़त्म है। आप कहते हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाओ। एक छोटा अदना सा कीड़ा भी हयातियाती माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बायोडाइवर्सिटी कमेटियाँ बनाई, फिर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटियाँ बनाई, उनको ट्रेनिंग भी दिया गया। लेकिन आपने देखा, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी कंपार्टमेंट में उन्होंने चेकिंग की? नहीं, अभी तक तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। लोगों के अंदर जागृति की? नहीं। कोई प्लांटेशन ड्राइव किया? लेकिन चूँकि एक सियासी मुद्दा है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है इस चीज़ का कि काश अगर हम लोगों को ही बताया होता कि भाई किस तरह रखे, वो अपने ही लोग होते। हम नहीं कहते कि हमारे लोग रखो, हमने तो बेड़ा 20 साल से उठाया, वो हम तो कर रहे हैं, हमें अपने लेवल से करना है। लेकिन अगर उन्होंने एक बार भी कहा होता कि भाई हमारी कमेटियाँ बनी हैं, आप एक्सपर्ट हो, आप आ जाओ, थोड़ा ट्रेनिंग तो दे दो, तो इस चीज़ के लिए तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें हैं और वो अगर काम नहीं करती हैं तो वो बेकार हैं, चाहे आप कुछ भी करो, काम प्रैक्टिकल होना चाहिए। वही मैं कह रहा था, क्योंकि आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस इस पे रखते हैं और आप ज़्यादा जानते भी हैं, क्योंकि जितनी हमारी उम्र है मैं देख रहा हूँ कि लगभग उससे 5 साल ही कम होगा, लेकिन आपने काम किया हुआ है, ग्राउंड पे काम किया हुआ, और मिलिटेंसी के दौर से लेकर के आज तक आप काम करते आ रहे हैं। मैं सीधा आप सर इस पर अपने स्पोर्ट्स पे आऊँगा, क्योंकि मैं आपके इसका NGO का नाम देख रहा हूँ, बहुत बड़ा है और इसमें सारे नाम जो हैं वो हैं, स्पोर्ट्स का भी इसमें एक नाम है। ब्लेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये आप जानते हैं। उसको तराशने वालों की कमी कहीं ना कहीं दिखाई देती है, और तराशने के लिए एक माध्यमों की आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ना ही कहीं माध्यम दिखाई देते हैं और ना ही वो तराशने वाले दिखाई देते हैं। इस पर आपकी NGO के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से इसमें और जो है इसको निखारा जा सकता है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स को एक क्योंकि सरकार का एक नारा चलता है कि फिट इंडिया तो हिट इंडिया, लेकिन फिट इंडिया कैसे हो सकता है अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स के में बच्चे खेलने वाले तो हैं, लेकिन उन्हें निखारने वाला और माध्यम, वो पैसा, वो जगह उनके लिए नहीं। अर्जुन जी, मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लूँगा। फ़िलहाल मुझे एक एनवायरनमेंट पर एक लफ्ज़ अगर मैं आप इजाज़त दें। जंगलात कैसे कट रहे हैं ये सबको पता है। हमने जंगलात से
फॉरेस्ट डिपो सेंक्शन करवाए थे ताकि लोगों को रियायती नरखों पर सब्सिडी पर मिल जाए। लेकिन अचानक पिछले साल हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो डिपो थे वो एसएफसी को मुंतकिल कर दिए और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एकदम रेट हाई कर दिए। मतलब जहाँ बीपीएल वाले को कायल की एक स्केंट यानी कि एक शहतीर 600 रुपये में पड़ता था, आज वही शहतीर उसको 2200 में है और देवदार का 4200 में। जी, वो तो गरीब इंसान ले ही नहीं सकता। और आपने देखा होगा पिछले 2 साल से भले इसके डिपो में लकड़ी नहीं मिल रही है नहीं, और लोगों को मकान भी बनाना है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, मैं लास्ट ईयर जो हमारे के शर्मा साहब ऑनरेबल एडवाइज़र हैं फॉरेस्ट के और प्रिंसिपल चीफ साहब भी थे, एक ग्रीवेंस मीटिंग जम्मू में थी। मैं बजाते खुद उनको कहा, मैंने कहा आपने रेट तो बढ़ा लिए लेकिन जो स्मगलर हैं वहाँ से लोगों को 1000 रुपये में स्केट मिल जाता है, तो आपके डिपो से वो कहाँ से 4200 और 2000 का ले लेंगे। इससे रेट बढ़ाने से जंगल का नुकसान होगा। जी जी, क्योंकि जब रेट कम थे 3 साल 4 साल हमारे, आपने देखा होगा कि जब डिपो पर लकड़ी मिलती थी, इमारती लकड़ी मिलती थी, तो जंगल बच चुके थे। फिर 1 साल से ये सिलसिला शुरू हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर हम दूसरे भी कहीं मैं आपको और भी बातें सुनाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। सोलर लाइट की बात एक बहुत लंबा प्रोसेस है, वह मैं आपको बता दूंगा बाद में किसी और दिन। उस पर हम इन्वायरमेंट पर ही जितनी बात करेंगे और आपको और फिर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि हमने कितना, इस एनजीओ ने कितना काम किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर फॉरेस्ट अधिकारी जो प्रिंसिपल चीफ साहब हैं या जो ऊपर कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, कि वो उस रिव्यू करें उन रेट्स को, जो क्लासिफिकेशन ने ख़त्म कर दिए, जो जोन्स उन्हें क्लब कर दिए हैं, ABCD जोन जो होते थे जिनमें मतलब डिफरेंट रेट्स पर हमारे दही इलाकों में मिलते थे, तो उनको फिर वो दोबारा से उसी पैटर्न बढ़ाएं रेट को, लेकिन थोड़ा कम। अब आपने स्पोर्ट्स की बात की, जब हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स का जो मसला था, तो हमारा एक हायर सेकेंडरी, आपको पता है कि कॉलेज नहीं था, हायर सेकेंडरी था। पूरा हायर सेकेंडरी 15 दिन के लिए बंद होता था। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ टूर्नामेंट करवाती थी और एजुकेशन सारा ख़त्म। हमारी एनजीओ ने भी यहाँ एक बार टूर्नामेंट करवा दिया, लेकिन हमने कहीं ना कहीं ये सोच लिया कि भाई अगर हम स्कूल को 15 दिन बंद करा करके स्पोर्ट्स का मेला लगा लेते हैं, तो ये हमारा एजुकेशन हम अपने बच्चों के साथ काफ़ी नुकसान करते हैं। हमारे साथियों ने ये मशवरा कर दिया। मैंने उनको बोला कि भाई देखिए, ऐसा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हम दरिया के किनारे कोई जगह साफ़ करके, क्योंकि हमारे पास दरिया इन कैचमेंट एरिया में बड़ी जगहें थी, तो हमने किलोहतरान के मकाम पर जो मड बट मार्केट जिसको आप कहते हैं, जहां आपका कम्युनिटी हॉल आज बना हुआ है, तो वहां पर 2-4 साल टूर्नामेंट करवाए। पूरा ग्राउंड जो है वो हमने साफ़ करवा दिया। और सबसे पहली मैं आपने कह रहा हूं कि वो कामयाबी है जहां स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता जाता था, तो हमने वहां से टूर्नामेंट नीचे लाए और वहां पर मेला लगने लगा। बदकिस्मती से क्या हुआ, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों ने वहाँ पर हम पर एनजीओ पर मतलब जब टूर्नामेंट करवा रहे थे, तो नहीं जी हमारी जगह है, वो है, ये है, क्या पता नहीं क्या उन्होंने क्या फायरिंग हुई, तो हम वहाँ से भाग गए। फिर हमने कोशिश करी कि भाई नहीं, स्पोर्ट्स में हमारा टैलेंट अच्छा है। आपने देखा होगा अभी हमारे ढोसा के मिथुन मनाज जी हैं, है ना, और आपको पता है इतना अच्छा टैलेंट है हमारा, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड। में ऑर्गेनाइज तरीके से इसको स्पोर्ट्स को आगे लेना चाहता था कि हमारा जम्मू कश्मीर का जो क्रिकेट एकेडमी है उसके साथ इस एनजीओ का ताल्लुक़ जुड़े और बच्चे वहाँ रजिस्टर हो जाएं। लेकिन कुछ लोगों ने बीच में आकर के अपने अनऑथराइज तरीके से टूर्नामेंट करवाने लगे, और आपको पता था हम कन्फेडरेशन में जाते ही नहीं। वहाँ से फिर आपने देखा कि चंगा में टूर्नामेंट होने लगे। ठीक, जगहें जो थी आपको पता ही है कि जो हमारी कैसे अब कहाँ गई, वो उस मुद्दे में मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि हमारे नौजवानों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है कि उनको खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब एक स्पोर्ट्स का स्टेडियम के लिए कम से कम 30-40 कनाल रकबा होना चाहिए, और आपको पता भले इसके अंदर वो है नहीं। ये बात मैं आपकी मानता हूँ। सरकार के पास ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत स्टेडियम बनाए जा सकते हैं। आप हिमाचल की उसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पहाड़ों को काट करके चीर करके स्टेडियम बनाए गए हैं। यहाँ पे भी ऐसी जगहें देख करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माध्यम तो खोले जा सकते हैं अगर सरकार चाहे।
सरकार से आपका क्या अनुरोध रहेगा? ख़ास करके अब हम ये चीज़ तो सोच करके नहीं चल सकते कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो अब है भी नहीं हमारे यहाँ पर, तो हम स्टेडियम कैसे बनाएं? लेकिन कोई ना कोई तो माध्यम निकालना होगा। भले इसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे ग्राउंड्स तो अवेलेबल करवाने होंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं भी तो छोटा तो करवाना होगा, जहाँ पर छोटी मोटी गेम्स, क्रिकेट को छोड़ करके बाकी बहुत सारी गेम्स हैं जिसमें बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेडियम्स बनाने के लिए तो सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए, कि उस पर आप क्या कहेंगे? अर्जुन जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने 96 में जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो ये स्पोर्ट्स कौंसल है, वहाँ रिप्रेजेंटेशन दी है। और कोई सेक्रेटरी जो उनका था, बेग साहब, उन्होंने लेटर निकाला था डीसी साहब को कि हमें गवर्नमेंट लैंड आइडेंटिफाई करके दे दो, और उसमें किश्तवाड़ का भी जिक्र था, 2 स्टेडियम, किश्तवाड़ का भी जिक्र था, भलेस का भी, चंगा का जिक्र था। और डीसी साहब को लिखा था कि अगर कोई गवर्नमेंट लैंड है आपके पास तो आप हमें आइडेंटिफाई करके दे दो और हम उसको प्लेएबल फील्ड में कन्वर्ट करके दे देंगे। अब चूँकि आपको पता हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास इतने फंड्स तो नहीं, तो हम रोज़ जा कर के तो दफ्तरों का चक्कर, और फिर हम छुपाएं क्यों अपनी आइडेंटिटी को? हम एक पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं एजुकेशन के साथ, तो हमें मौका कब मिलता, हम दफ्तरों में जाते एट द कॉस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आज मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज आ गया, उस वक्त तो पैदल जाना पड़ता था। आज तो यहाँ से भी हम बात कर सकते हैं फ़ोन पर, सर हमारा लेटर का है, तो वो लेटर अभी भी डीसी ऑफिस में होगा जिसमें ये लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हो सकता था, और आज भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि जब हम चीज़ों को एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स रखेंगे कि हाँ जी लोग देंगे तो होगा, कहीं ना कहीं अगर हमने आगे बढ़ना है तो गवर्नमेंट को लैंड आइडेंटिफाई करनी चाहिए। और बहुत सारे जो हमारे लोगों के पास जो इनकैचमेंट एरिया दरियाओं के साथ जो ज़मीनें हैं बह गई हैं, उनको डेवलप करें, अगर अच्छा सा स्टेडियम बन सकता है। अगर सरकार पैसा खर्चे, अभी फिट इंडिया में या खेलो इंडिया में क्या पैसा कम आता है? क्या बहुत पैसा आता है। तो क्या मुमकिन नहीं है कि हम 1 करोड़ रुपए दे दें एक डिवीज़न को कि भाई कर लो, एक एसडीएम साहब को कहें कि भाई बनाओ स्टेडियम, वो तो कलेक्टर हैं, वो कर सकते हैं। और हमारा जो भलेस है, अब आपको पता है सब डिवीज़न है, और हमारे लोग डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं और क्वालिफाई भी हो रहा है। पॉपुलेशन है, टोपोग्राफी अनइवन है, डोडा जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें भी अगर डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है, या पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट की जो बांध उठी, तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम अब स्टेडियम से महरूम हो जाएंगे? ये तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हम वोट देते हैं, उनको करना चाहिए कि भाई कम से कम अगर हम अपने टेन्योर में एक स्टेडियम बनाएं, और अच्छी रिप्रेजेंटेशन भी है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि किसको आप कहेंगे, बताएं ज़रा मुझे। हमारे आज़ाद साहब कहाँ के हैं? हमारे घर के, भलेस के हैं ना, ठीक है ना। मरहूम नाज साहब कहाँ के? हमारे परिहार साहब। मतलब रिप्रेजेंटेशन में हमारी कोई कमी है नहीं। अभी भी जो पीएमओ ऑफिस में जो बैठे हुए हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब, तो कहीं ना कहीं का उनका लिंक भी किसके साथ है? डोडा के साथ है ना। तो वो भी ये जो हमारे लोग हैं उनको कह सकते हैं। तो दिल्ली तक हमारी रसाई है, और फिर हम अगर महरूम रहें तो फिर कहते हैं कि हम वफ़ादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। तो अयूब साहब, हमारा इंटरव्यू बहुत लंबा होता जा रहा है, आपसे बहुत बातें हमें जानने को मिली, और जो आपने खास करके आपका लगाव में देख रहा हूँ कि ज़्यादा एनवायरनमेंट की तरफ है, और वो होना बहुत ज़रूरी भी है। एक तो आप इस सब्जेक्ट से टीचर भी हैं, आप लेक्चरर हैं, सीनियर लेक्चरर हैं इस सब्जेक्ट्स में, और इस पे आपने काम भी बहुत किया है प्रैक्टिकली। तो आपका लगाव जो है वो यहाँ के आपके लिए ही नहीं, यहाँ के लोगों के लिए भी वो भलाई का काम हमेशा करता है। और हमें उम्मीद है कि आगे भी आप जो है अपने इस सोसाइटी के माध्यम से जो है लोगों को अवेयर करते रहेंगे, और अपने ये प्रोग्राम्स हमेशा यहाँ करते रहेंगे, ताकि यहाँ के आने वाली पीढ़ी को जो है इसका फ़ायदा हो। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ये बात समझते नहीं, वो सिर्फ ये समझते हैं कि आज हमारे कुछ दिन या साल कट जाएं तो वो बहुत है, तो वो सारा का सारा ऊपर खुदा भगवान पर छोड़ देते हैं कि वही जो करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान का जो फ़र्ज़ बनता है वो आप निभा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत
हम अपने दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं ऐसे समाज के अंदर जो समाज को बचाने के लिए, समाज के अंदर जो चीज़ें हैं, कुरीतियाँ हैं, उनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कुरीतियाँ जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम आपका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। हमारा इंटरव्यू लंबा हो रहा है, तो किसी दूसरे पक्षों पर हम कभी फिर बात करेंगे सर। और अभी आप हमें लास्ट पर एक मैसेज जो है पब्लिक के लिए देना चाहें, भलेस की पब्लिक के लिए, तो वो दे सकते हैं सर। देखिए, भलेस की पब्लिक जो है, मैं कहता हूँ बहुत सुलझी हुई है, और अब हम कहते हैं ना, सादा नहीं है, बड़ी चालाक पब्लिक है, हर चीज़ जानती है। लेकिन यह है कि मैं उनको ये कहूँगा कि अपने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो एक मेंबर है, सरपंच है, और आज चेयरमैन बीडीसी जितने भी हैं, ठीक है ना। मैं अर्जुन जी आपको एक बात पूछता हूँ, मुझे आप बताएं कि सूरज की रोशनी में अगर कोई दिया जलाएगा उसको क्या कहेंगे? बेवकूफ़ी कहेंगे ना। भी हमारी एनजीओ एक दिए का काम कर रही है। हमने तब ये चिराग जलाया था जब यहाँ की लीडरशिप भाग गई थी। तो मैं तो सिर्फ इसको अंधेरे में ले सकता हूँ ना, जहाँ इसकी मतलब ज़रूरत है। सूरज निकला हुआ, आपके पास इतने रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो फिर कहना किसको है? हर इंसान को अपना फ़र्ज़ समझना चाहिए, और हमारी जो गरीब आवाम है उसके लिए काम करना चाहिए, और मिलजुल करके काम करना चाहिए। और हमारा जो रवायती भाईचारा है हमने उसको बरकरार रखना है, और हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव से अपने मसाइल हल करने हैं, क्योंकि वो हमारे गाँव से हैं, वो कहीं बाहर से नहीं है। अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर सरपंच जो आपके बगल में रहता है, अर्जुन जी, अगर वो आपकी समस्या को हल नहीं कर सकता है, तो हम दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव को कैसे कह सकते हैं कि आप हमारे मसाइल को हल करें? या जो ऑफिसर बाहर से आते हैं, तो कैसे हो सकता है? तो मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि जो आज जितना भी आप जिस डिपार्टमेंट से मिलता है, आप आगे आ जाइएगा। रोशनी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, अपनी मुश्किलात। आज मुझे खुशी है कि आप जैसे नौजवान जो है ना घूम रहे हैं हर जगह, छोटे छोटे मुद्दे लेकर के। अब तो मुझे पूरा रोशन दिख रहा है भलेस का, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है अपने वो चिराग को जलाने के लिए। मैं वो तेल बचा करके अब रख रहा हूँ कहाँ के लिए। छोटी सी कोशिश है, आप लोगों से सीख कर ही हम ये कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अयूब ज़गर साहब। हमारी तरफ से तो हमेशा कोशिश रहती है, हम एक सिर्फ माध्यम होते हैं, एक मीडिया, एक प्रेस, एक पत्रकारिता एक माध्यम है बात को सरकार तक पहुंचाने का। और सरकार के लोग जो भी, खास करके रिप्रेजेंटेशन पे सर ने बात की, और उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव चुनता यहाँ का लोग है, यहाँ के लोग चुनते हैं उसको, और उसके बाद उस रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है कि वो किस प्रकार से उन चीज़ों को लेकर के चलता है, उसे ले आता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर भलेस के अंदर रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ज़्यादा रही, नेशनल लेवल पर हमारी यहाँ से रिप्रेजेंटेशन रही, लेकिन उसके मुकाबले में भलेस के लोगों को मेरा मानना है कि कुछ भी नहीं मिला जो यहाँ के लोग डिज़र्व करते थे। क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर के सर ने बात की, तो उस पर भी कहीं ना कहीं हमारे भलेस को हो, भद्रवाह हो, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, इसे कहीं ना कहीं पीछे रखा गया। क्योंकि अगर हिमाचल जैसी राज्य में धर्मशाला जैसी जगह पर पहाड़ों में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बन सकता है, यहाँ पर एक तहसील लेवल का स्टेडियम तक नहीं है, ये बहुत ही खेद की बात है। और मैं चाहूँगा कि सरकार इस और ध्यान दे, चाहे वो एनवायरमेंटल से लेकर, एनवायरमेंट को लेकर के बातें हों, या स्पोर्ट्स को लेकर हों, कल्चर को लेकर हों, किसी को भी लेकर हों, क्योंकि ये चीज़ें हमारे समाज को जो है आगे बढ़ाने के लिए और उसकी तरक्की का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो इसी के साथ में एक मुलाकात में मेरे साथ थे अयूब ज़गर साहब। मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ हमारे साथ बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि दोबारा भी आपसे इस मौजू पर हमारी बात होती रहेगी, और हम आपसे जुड़ते रहेंगे। और सभी दर्शकों का मैं JKC न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद है कि आप लोगों ने जो बातें सुनी 1995 से आपको बता रहे थे, और आज तक जो इनकी NGO काम कर रही है, उम्मीद है कि बाकी जो NGOs हमारे भलेस के अंदर काम कर रही हैं वो भी अच्छा काम करने की कोशिश करें, कुछ इनसे सीखें, क्योंकि ये पुरानी NGOs हैं जिन्होंने यहाँ पर उन NGOs की नींव डाली और एक प्रेरणा दी बाकी लोगों को काम करने की। और अगर काम कोई भी करता है तो उसकी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, उनको बल देना बहुत ज़रूरी है। JKC न्यूज़ के लिए अर्जुन ठाकुर, भलीसा, डोडा।